वज़ीर आज़म इमरान खान का चीफ जस्टिस को खत दिखाने का फैसला। अपोजिशन के लोग लाइलमी के बायस से साजिश का हिस्सा हैं। ये खत मीडिया के पास नहीं, जो लोग ये दावा कर रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन। मुरास्ते में बराह रास्त अदम एतमाद का जिक्र है। लिखा है कि अदम एतमाद नाकाम हुई तो नताइज खतरनाक होंगे। मुरास्ता आला तरीन सिविल मिलिट्री शख्सियात से शेयर किया गया है। वज़ीर तरक्की और मनसूबाबंदी असदुम। 31 मार्च को अदम एतमाद पर बहस और 3 अप्रैल को वोटिंग होगी। तहरीक अदम एतमाद का फैसला आखिरी घंटे तक जाएगा। इमरान खान को हटाने की आलमी साजिशें नाकाम होंगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद। ऑपोजिशन रहनुमाओं को आज एक और सरप्राइज मिलेगा। जिनके साथ मामला तय हुए उन्होंने ऑपोजिशन पर एतमाद नहीं किया। इनके जेल जाने का वक्त हो गया है। वज़ीर ममलिकत इत्तलात फारूक हबीब। पाकिस्तान माहौल और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होने वाली कोशिशों में कायदाना किरदार अदा कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा माहौलियाती प्रोग्राम की हुकूमत के 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे की तारीफ। अपनी टीम पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। खुशी है कि पीटीवी ने इस साल 4 अरब रुपए इश्तिहारात की मद में इकट्ठे कर रहा है। आइंदा चंद सालों में इदारा माली तौर पर खुद मुख्तार होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन की पीटीवी न्यूज़ रूम के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू। वज़ीर ममलिकत इत्तलात फारूक हबीब और सेक्रेटरी इत्तलात शहीरा शाहिद भी हमरा थे। खैबर पख्तूनख्वा के 18 अजला में बल्दियाती इंतखाबात 31 मार्च को होंगे। इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। जिला और अज़ई में पहली मरतबा बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत रमजान मुबारक में अवाम को आटे पर 2.5 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। सूबाई काबीना ने तहसील शब कदर को सब डिवीजन का दर्जा देने और SQ 1122 के 4000 से जायद कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को मुस्तकिल करने की भी मंजूरी दी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। कैबिनेट आवर में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं समीना राना। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। कैबिनेट आवर का बाकायदा आगाज होगा, लेकिन यहाँ वक्त हो एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। अर्तुरुल हमारे कब्जे में है। अगर मेरे बेटे अर्तुरुल को आपने आजाद ना किया तो हलब तबाह हो जाएगा। मैं सुल्तान नहीं हूँ, मैं सल्जूक का शहजादा हूँ। सुनकर मेरी आहो बुका, न पूछ क्या हुआ है। मेरी गर्दन पर तलवार रखने वाला इस महल से जिंदा वापस नहीं जा सकता। आखिरी बार कलमा पढ़ लो। मैं चाहती हूँ सुलेमान शाह जल्द ही मुझे खून में तड़पता हुआ नजर आए। तुम्हें कुछ न कुछ करना होगा। अर्तुरुल को अपनी तरफ माइल करना होगा। हमारी शादी हलब के सोगवार माहौल में खुशियां ही खुशियां ले आएगी। यहाँ से अल्लाह की पुकार सुनाई देती है।
کیبنٹ ٹاک کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے چیف جسٹس کو پاکستان کے بڑے ہونے کی حیثیت سے خط دکھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ خط دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو خط سے جڑے معاملات کا پتہ چل سکے۔ اسلام آباد میں وزیر ترقی و منصوبہ بندی کے ہمراہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ یہ خط تحریک عدم اعتماد آنے سے پہلے کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان دلیر آدمی ہیں، وہ لوگوں کے سامنے چیزیں رکھتے ہیں، عوام کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ چودھری فواد حسین نے کہا کہ نواز شریف کی اسرائیلی سفارتکار سے ملاقاتیں ریکارڈ پر ہیں، ایسے لوگ بیرون ملک جا کر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار بن جاتے ہیں۔ عمران خان کا جو اصل ایڈوانٹیج ہے پاکستان کو وہ یہ ہے کہ وہ اتنا دلیر آدمی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے چیزیں رکھتا ہے، وہ عوام کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے سیاسی جماعت کی حیثیت سے پاکستان کے لوگوں کے سامنے حق اور سچ رکھنا۔ فیصلہ پاکستان کے لوگوں نے کرنا ہے، پاکستان کے جو لوگوں کے منتخب نمائندے ہیں انہوں نے کرنا۔ میں اسی لیے اس وقت سب کو کہہ رہا تھا نواز شریف کو باہر نہ جانے دو، کیونکہ اس طرح کے لوگ جب باہر چلے جاتے ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایک اسٹوج بن جاتے ہیں، وہ ان کے اعلی کار بن جاتے ہیں۔ سو جب آپ نے نواز شریف وہاں پہ بیٹھ کے وہاں پہ ان کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، جو بہت ساری رپورٹ بھی ہوئی ہیں جس میں ان کی اسرائیلی جو سفارتکار ہیں ان سے ملاقاتیں ہیں، باقی لوگوں سے ملاقاتیں ہیں، اس کے بعد یہ جو خط ہمیں آیا ہے اس میں نو کانفیڈنس سے پہلے آیا ہے لیکن نو کانفیڈنس کا ذکر ہے۔ یہ پرابلمٹک چیز ہے سارے کی ساری اس میں۔ وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے کہا کہ میں نے کل بھی کہا تھا نوجوان رپورٹر سے تربیت حاصل کر لیں کہ خبر کی تصدیق کس طرح کی جاتی ہے۔ میڈیا کے 2-3 لوگوں نے خط لہرایا، یہ نام نہاد سینئر ویلاگرز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک خط یورپی یونین کا لہرایا جا رہا ہے جو پہلے ہی پبلک ہے۔ ایک صحافی نے جعلی خط بھی شیئر کر دیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ یہ خط میڈیا کے پاس نہیں ہے، جو لوگ دوسرے خطوں کو اس خط کا کہہ کر پیش کر رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا کہ مراسلے میں براہ راست عدم اعتماد کی تحریک کا ذکر ہے اور تحریر ہے کہ عدم اعتماد ناکام ہوئی تو نتائج خطرناک ہوں گے۔ اسد عمر نے کہا کہ مراسلہ اعلیٰ ترین سول ملٹری شخصیات سے شیئر کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اپوزیشن کے لوگوں کو خود معلوم نہیں تحریک عدم اعتماد کے پیچھے کون ہے۔ وزیر اعظم نے ذکر کیا تھا ایک مراسلے کا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ کوئی بیرونی ہاتھ بھی شامل ہیں یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہو رہی ہے۔ یہ مراسلے کی تاریخ جو ہے وہ عدم اعتماد تحریک پیش ہونے سے پہلے کی ہے، اور یہ اہم اس لیے ہے کہ اس مراسلے کے اندر براہ راست عدم اعتماد کی تحریک کا ذکر ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ 3 اپریل کو ہوگی۔ میری دعا ہے کہ اپوزیشن 172 اراکین پورے نہ کر سکے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے عمران خان کو ہٹانے کے لیے عالمی سازشیں کی وہ ناکام ہوں گی۔ مزید تفصیل ذیشان علی بھٹی کی رپورٹ میں۔ وزارت داخلہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ 31 مارچ کو عدم اعتماد پر بحث ہوگی جس کے بعد ووٹنگ 3 اپریل کو ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ سیاست میں ہار جیت ہوتی ہے لیکن ایک بات طے ہے کہ قوم عمران خان کے ساتھ ہے، یہ جلسے نے ثابت کیا ہے۔ جن لوگوں نے سازشیں کی ہیں عمران خان کو ہٹانے کے لیے انٹرنیشنل انویسٹمنٹ ہوئی ہے وہ انشاءاللہ ناکام ہوں گے۔ 3 تاریخ کی آخری بال تک عمران خان کھیلے گا، مقابلہ کرے گا اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ اتحادیوں کے بارے میں کہا تھا کہ کاف لیگ ہمارے ساتھ آئے گی۔ اتحادیوں کے بارے میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ کاف لیگ ہمارے ساتھ آئے گی۔ اسی طرح میری خواہش ہے اور میری دعا ہے کہ MQM بھی ہمارے ساتھ آئے۔ سیکیورٹی صورتحال پر بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ اسلام آباد سے کنٹینرز ہٹا دیے گئے ہیں اور تمام راستے کھلے ہیں۔ ذیشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا ہے کہ اپوزیشن رہنماؤں کو کرپشن بچانے کی فکر ہے، آج انہیں ایک اور سرپرائز ملے گا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں وزیر مملکت نے کہا کہ جن کے ساتھ معاملات طے ہوئے انہوں نے اپوزیشن پر اعتماد نہیں کیا، اپوزیشن کے جیل جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ فاروق حبیب نے کہا کہ نواز شریف غیر ملکی عناصر سے ملاقاتوں میں مصروف ہیں اور بیرونی طاقتیں ملک کو غیر مستحکم کرنا چاہتی ہیں۔ یہ ناکام ہو چکے ہیں، ناکامی جو ہے وہ ان کی لکھی جا چکی ہے، ان کا کھیل جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے۔ بیرونی
طاقتیں جو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں، جن کو پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی سے، جن کو وزیر اعظم عمران خان کی قومی خودداری کی خاطر، قومی سالمیت کی خاطر سٹینڈ لینے سے مسئلہ ہے، یہ ان کی کٹ پتلیاں بنی ہوئی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ 27 مارچ کو پورا پاکستان گواہ ہے کہ صرف پریڈ گراؤنڈ نہیں، اسلام آباد کی تمام سڑکیں پریڈ گراؤنڈ بنی ہوئی تھی۔ سب لوگوں نے دیکھا کہ لوگ خود گھروں سے نکل کے ساتھ آگے کھڑے ہوئے ہیں پرائم منسٹر کے، کیونکہ یہ سارا جو لوٹ کھسوٹ کا جو ٹولہ ہے وہ ایک طرف ہے، پرائم منسٹر عمران خان ایک طرف ہے، پوری قوم دیکھ رہی ہے یہ۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ ملک میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں ترقی کے لیے بے پناہ مواقع ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری زیادہ سے زیادہ ہو۔ کراچی میں 8ویں CIO سمٹ 2022 کی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی نے دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا ہے اور پاکستان میں بھی اس پر بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ صدر پاکستان نے کہا کہ پاکستان نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے متعلق بہترین پالیسی بنائی ہے اور حکومت بزنس کی آسانی کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم روزگار اور کاروبار بڑھانے کے مواقع پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ 2030 تک دنیا بھر میں سائبر سیکیورٹی سے وابستہ افراد کی ضرورت بڑھ جائے گی، پاکستان اس کے لیے تیاری کرے اور ہیومن ریسورسز پر توجہ دے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سمٹ آرگنائزر کرنے والے ادارے سولوشن ان کے سربراہ کامران سعید نے کہا کہ حکومت ایونٹ مینجمنٹ کمپنیز کے ساتھ تعاون کرے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس سمرتا بندیال نے کہا ہے کہ ہم قانون ساز نہیں، صرف آئین اور قانون کی تشریح کر سکتے ہیں۔ عدالت جاننا چاہتی ہے کہ پارلیمنٹ نے منحرف ارکان کے لیے قانون ادھورا کیوں چھوڑا۔ آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے دائر صدارتی ریفرنس کی سماعت کے دوران 5 رکنی بینچ کے سربراہ چیف جسٹس نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں انحراف کو برا سمجھتی ہیں۔ آرٹیکل 63A میں نااہلی کا نہیں، رکنیت ختم ہونے کا ذکر ہے۔ بینچ کے رکن جسٹس منیب اختر نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 66 کے تحت آزادانہ ووٹ کا حق آرٹیکل 63A کے ذریعے محدود کیا گیا۔ سماعت کے آغاز پر اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے بینچ کی جانب سے گزشتہ روز وزیر اعظم کی تقریر سے متعلق ریمارکس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ان کی وزیر اعظم سے بات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم کے بیان کے مطابق انہوں نے تقریر 1997 میں سپریم کورٹ پر ہونے والے حملے کے تناظر میں کی تھی۔ ریفرنس کے حوالے سے دلائل دیتے ہوئے اٹارنی جنرل نے موقف اختیار کیا کہ منحرف رکن ڈکلیریشن کی پیروی نہ کرنے پر نااہل ہوتا ہے۔ استعفے کی آپشن موجود ہونے کے باوجود اگر کوئی رکن انحراف کرے تو اس کی سزا تاحیات نااہلی ہوگی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ 15-20 مفاد پرست لوگ منحرف ارکان کی نااہلی کی مدت کے لیے قانون سازی نہیں ہونے دیتے۔ ماضی میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بھی اسی بنا پر کافی نقصان اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں لوگ نام کو نہیں انتخابی نشان کو ووٹ دیتے ہیں۔ منحرف رکن کے لیے پارٹی سربراہ، الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے فارم رکھے گئے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ عدالت نے اپنے احکامات کے ذریعے گورننس اور دیگر معاملات میں شفافیت لانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پارٹی سے انحراف معمول کا اقدام قرار نہیں دیا جا سکتا۔ آرٹیکل 63A میں کہا گیا ہے کہ پارٹی رائے سے انحراف کے بعد رکن نشست کھو دے گا۔ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 63A کی خلاف ورزی کی صورت میں آرٹیکل 62(1)(f) خود بخود حرکت میں آ جاتا ہے، جس کے بعد رکن تاحیات نااہل ہو جاتا ہے۔ بینچ کے رکن جسٹس منیب اختر نے کہا کہ آرٹیکل 63A میں تاحیات نااہلی کا ذکر نہیں، 63AP میں وقتی نااہلی کا ذکر ہے۔ ریفرنس پر سماعت کل پھر ہوگی۔ نون لیگ کے وکیل مخدوم علی خان دلائل دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے امر بالمعروف جلسے نے ملک بھر میں سیاسی جلسوں کی ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی ایک کال پر ملک کے کونے کونے سے لاکھوں عوام امڑ آئے۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ ہم کسی کی غلامی قبول نہیں کریں گے۔ گراؤنڈ میں جگہ نہیں ہے، درختوں پہ ہم چڑھے ہوئے تھے۔ پاکستان کا امیج جو ہے وہ باقی پوری دنیا کے اندر بہت ہی اچھا خان صاحب نے پریزنٹ کیا ہے۔ میری عوام کا لیڈر سچا ہے۔ میرا عمر ہے 75، ہم عمران خان کو زندہ آباد کیجیے۔
काम कर रहे हैं हमारे मुल्क के लिए, इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर आए। दुआएं उनके लिए बहुत सारी, अल्लाह उन्हें कामयाब करे। इमरान खान ऐसा है कि देश मुल्क को बचा सकता है। खान साहब के लिए आए हैं, पाकिस्तान के लिए आए हैं। इमरान खान इस वक्त पासबान है, रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बना के इस्लामोफोबिया का बिल मंजूर करवा के। इमरान खान जीतेगा, इमरान खान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। अक़वाम मुत्तहिदा के मालियाती प्रोग्राम बाय माहौलियात ने हुकूमत के 10 बिलियन टी सुनामी मंसूबे को माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बेहतरीन मंसूबा करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने कहा कि पाकिस्तान माहौल और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ में दुनिया में होने वाली कोशिशों में एक कायदाना किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में अपनी टीम को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उन्हें अपनी टीम पर फ़ख्र है। हम तारीख के उस अहम मोड़ पर खड़े हैं जहां हमें फौरी इक़दाम करने हैं और मुझे खुशी है कि पाकिस्तान इस अहम महाज पर कायदाना किरदार अदा कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के प्रोग्राम बराए माहौलियात का कहना है कि 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे का जहां आलूदगी से पाक माहौल की फराहमी, जंगलात की बहाली और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार है, वहीं वो आवाम को रोज़गार की फराहमी का बायस भी बन रहा है। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी की खुसूसी दावत पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अफ़ग़ानिस्तान के हमसाय ममालिक के तीसरे इजलास में शिरकत के लिए चीन पहुँच गए। वांगशिन के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर चीन में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर मोइनुल हक और चीनी वज़ारत ख़ारजा के सीनियर अफसरान ने वज़ीर ख़ारजा का खैर मक़दम किया। इजलास में वज़ीर ख़ारजा अफ़ग़ानिस्तान समेत ख़त्ते में क़याम अमन के लिए मुश्तरका कोशिशें करने और ठोस इक़दाम उठाने पर जोर देंगे। वज़ीर ख़ारजा चीन, रूस, ईरान और दीगर ममालिक के वज़राए ख़ारजा से दो तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात, कसीरुल-जहती शोबाजात में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ समेत बाहमी दिलचस्पी के अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख़याल किया जाएगा। और अब कुछ बात कर लेते हैं कारोबारी दुनिया से। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार रहा। आज 100 इंडेक्स 505 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 44,438 पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 26 करोड़ 89 लाख 11 हज़ार से ज़्यादा का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 7 अरब 17 करोड़ 45 लाख रुपए से ज़्यादा थी। और आज के दिन का कारोबार का इख्तिताम पर 250 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 94 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी देखने में आई, जबकि 31 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। कारोबारी हफ्ते के हवाले से आपको अपडेट दे रहे हैं। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ भी आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का रुझान देखा गया और अच्छा ट्रेंड आज रहा। PSX में आज 100 इंडेक्स 505 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 44,438 पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 26 करोड़ 89 लाख 11 हज़ार से ज़ायद का कारोबार हुआ। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं, माहिर मौशुआत हैं तौसीफ ज़मान सभा में ज्वाइन कर रहे हैं। तौसीफ साहब शुक्रिया PTV को वक्त देने के लिए। हम ये देख रहे हैं कि पिछले चंद दिन की अगर हम बात करें या पिछले कुछ अरसे की अगर बात करें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल तेज़ी देखने में आ रही है। क्या आप समझते हैं कि ये हुकूमती पॉलिसियों पर कारोबारी तबका जो है उसका एतमाद है? डेफिनेटली जी, जो ओवरऑल प्रोग्रेस हुई है वो बड़ी ऑर्गेनिक और बड़े ही ओरिजिनल ऑथेंटिक जो प्रोग्रेस है। जब आप सारी चीज़ों को हटकर हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है उसके फंडामेंटल्स जो हैं, जितनी को रिकॉर्ड बम्पर क्रॉप, सारी चीज़ों को आप उठा के देख लें, गंदम को, एडिबल ऑयल को, मकई को, चावल को, सारी बम्पर क्रॉप्स आई हैं। इसके साथ जब हम देखते हैं कि जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, जो मुद्दतों से हमारी शिकायत थी कि ये जो एक जो स्क्यू जो है वो नहीं हो रहा, हम लोग हुआ कर रहे थे 21 बिलियन डॉलर के, वो हम लोगों ने उसमें 25-30% ग्रोथ हमने वहाँ पे देखी है। जब हम फॉरेन रेमिटेंसेस को देखते हैं तो फंडामेंटली उसमें हुकूमत को डेफिनेटली क्रेडिट जाता है कि जहाँ पर हमने रिकॉर्ड हमारी रेमिटेंसेस बाहर से आ रही हैं। ये वो सारे फंडामेंटल्स हैं कि जिनके ऊपर इकोनॉमी को परफॉर्म कर रही है और करना चाहिए। इसी तरह हम देखते हैं कि जिस तरह टेक्सटाइल में पाकिस्तानी लोकल इन्वेस्टमेंट्स आई 1500-1600 अरब रुपए की, वो बहुत ही जेन्युइन और ऑथेंटिक हैं। इसी तरह हमने देख रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन के शोबे में जो जिस तरह एमनेस्टी पैकेज भी आया, उसके बाद वहाँ पे हम देखते हैं कि इस वक्त कंस्ट्रक्शन लेबर दस्तयाब जनरली नहीं है। जो लोग कोविड से बेरोजगार हुए थे वो सारे दे आर बैक टू वर्क। और जो पाकिस्तानी इकोनॉमी है, आगे इसी तरह जब अभी जो इंडस्ट्री से हम लोगों का इंसेशन हुआ था
कि इंडस्ट्री को एमनेस्टी दें, तो वो हुकूमत ने इंडस्ट्री को एमनेस्टी दे दी है। सो देयर इज नो रीजन कि हर वो शख्स जो कि इस वक्त काम करना चाह रहा है उसके ऊपर काम दस्तयाब है। और जो ओवरऑल हमारी एपेटाइट है, आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को देख लें, जितनी तेजी से जो शॉर्टेज हुई है गाड़ियों की, मोटरसाइकिलों ने रिकॉर्ड प्रोडक्शन की है, ये वो सारे फंडामेंटल जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। अब उसमें मुख्तलिफ जो तो सिर्फ अब ये फरमाइएगा, हम ये देख रहे हैं जिस तरह आपने भी कहा कि बहुत सी चीज़ें ज़ाहिर है हुकूमत की पॉलिसी की वजह से हम देख रहे हैं कि कारोबारी तबके का एतमाद भी बहाल हो रहा है, लेकिन हुकूमत ये चाहती है कि बाहर से भी सरमायाकारी जो है वो पाकिस्तान में आए। तो इस तरह जब हम कारोबारी तबके को सरमायाकारी की तरफ राग़िब करेंगे तो आपके ख्याल में बैरूनी सरमायाकार का जो एतमाद है वो कितना डेवलप होगा पाकिस्तान के ऊपर? जो खबर है वो ये है, मैं अब तजिया नहीं कर रहा, खबर की बात कर रहा हूँ, जो रशियन इन्वेस्टमेंट्स हैं वो साइन हो चुकी है और $2 अरब की इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान रेलवेज में आ रही है। इसी तरह हम देखते हैं कजाकिस्तान ने $200 मिलियन की हमें क्रेडिट लाइन दी है कि आपने रेलवे के जिस भी शोबे में पैसे डालने हैं वो डाल सकते हैं। इसी तरह बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आई हैव, इटली से जो इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर से गुजर रही है। जैसे ही वो क्लियर होता है तो एक बहुत बड़ी जो 5G सेक्टर में यूरोपियन इन्वेस्टमेंट है वो आने को तैयार है। इसी तरह हम देखते हैं कि शुक्रिया तौसीफ जमान साहब, माहिर मौशियात, आपने अपनी कीमती राय से और जो मौजूदा कारोबार की सूरत हाल है उस हवाले से जो मईशत की अच्छे इकदाम हुकूमत की जानिब से उठाए जा रहे हैं उसकी जो बेहतरीन नताइज हैं उस पर आप अपनी राय दे रहे थे। इसी हवाले से आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा है कि चीन 1 अप्रैल से खुंजरा बॉर्डर खोल रहा है। बॉर्डर खुलने से दो तरफा तरजीही तजारती मुआहदे से इस्तेफादा किया जा सकेगा। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि सरहद के दोनों अतराफ कारोबारी सरगर्मियां फरोग पाएंगी, पाकिस्तानी बरामद कुनंदगान इस मौके से फायदा उठाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने PTV न्यूज़ का दौरा किया और नए न्यूज़ रूम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर PTV न्यूज़ के कारकुनान से खिताब में उन्होंने कहा कि बहुत खुशी है, PTV इस साल 4 अरब रुपए इश्तिहारात की मद में इकट्ठा कर रहा है। ये PTV की तारीख का सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू होगा। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि आइंदा चंद सालों में PTV न सिर्फ माली तौर पर खुद मुख्तार हो जाएगा बल्कि PTV के तमाम बड़े मंसूबे उसके अपने पैसों से शुरू किए जा सकेंगे। उनका कहना था कि माजी की हुकूमतों ने मेरिट के बगैर तकर्रुरियाँ करके इदारों को तबाह किया। हमने तकर्रुरियों को शफाफ बनाने और सियासी मदाखलत ख़त्म करने का कल्चर मुतारिफ करवाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि 2018 में PTV को डिजिटल बनाने के मनसूबे का आगाज़ किया था। PTV के 2 चैनल्स को डिजिटल कर दिया गया है। अगले चंद महीनों में PTV होम और PTV वर्ल्ड को भी जदीद बनाया जाएगा। इत्तलात के वज़ीर ममलकत फारूक हबीब का इस मौके पर कहना था कि PTV की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान टेलीविज़न को जदीद आलमी मयार का इदारा बनाएं। उनका कहना था कि वर्कर्स की तरक्कियों के मसाइल हल कर दिए गए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने PTV न्यूज़ के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। MD PTV आमिर मंसूर ने उन्हें तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर वज़ीर ममलकत इत्तलात फारूक हबीब, सेक्रेटरी इत्तलात शाहिरा शाहिद और दूसरे सीनियर हुकाम भी मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा के 18 अजला में 31 मार्च से बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। आज रात 12 बजे इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आज रात 12 बजे के बाद कोई उम्मीदवार अपने हल्के में इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकता। बसूरत दीगर कानून की खिलाफ वर्जी होगी और इलेक्शन एक्ट 2017 की दफा 182 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए 18 अजला में मैदान सज गया है। जिला औरकज़ई में तारीख में पहली मरतबा बल्दियाती इंतखाबात होंगे। इलेक्शन सेल की रिपोर्ट देखिए। जिला औरकज़ई की तारीख में पहली बार बल्दियाती इंतखाबात 31 मार्च को होंगे। यहाँ के अवाम इक़्तिदार की निचली सतह पर मुंतकिली के अमल से बेहद खुश हैं और इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए बेचैन हैं। यही वजह है कि जिला औरकज़ई में बल्दियाती इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर पहुँच गई है। औरकज़ई की 2 तहसीलों में चेयरमैनशिप के लिए 33 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। नेबरहुड काउंसिल और विलेज काउंसिल में 860 उम्मीदवार आमने सामने हैं। कबायली रवायात के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर बल्दियाती इंतखाबात के लिए जिरगों का अमल भी जारी है। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले अवामी राबता मुहिम को तेज किए हुए हैं। जहां चेयरमैनशिप के लिए उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के लिए पुरउम्मीद हैं, वहां विलेज नेबरहुड काउंसिल्स के उम्मीदवार भी अपनी अपनी जीत के लिए कोशां हैं। अवाम किसका साथ देते हैं, इसके लिए 31 मार्च का शिद्दत से इंतजार है।
खैबर पख्तूनख्वा का जिला दीर बाला खूबसूरत मनाजिर और मेहनत कश लोगों की वजह से मशहूर है। यहाँ दूसरे मरहले में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात का मैदान 31 मार्च को सजने जा रहा है। लोगों का जोशो खरोश कैसा है, देखते हैं इलेक्शन सेल से यासिर नज़ीर की ये रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में जिला दीर बाला में इंतखाबी मुहिम की सरगर्मियां जारी हैं। इस जिला की तमाम 6 तहसीलों में चेयरमैनशिप के उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के लिए पुरुमीद हैं और वोटर्स से मुसलसल राब्ते में हैं। इस जिला में कुल वोटर्स की तादाद 5,52,263 है, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद 3,17,168 जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 2,35,095 है। यहाँ कुल पोलिंग स्टेशन की तादाद 383 है, जिसमें मर्द पोलिंग स्टेशन 71, खवातीन पोलिंग स्टेशन 66 जबकि मुश्तरका पोलिंग स्टेशन 240 हैं। यहाँ कुल पोलिंग बूथ 897 हैं। यहाँ के अवाम अपने अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए पुरजोश हैं। अब देखना यह है कि 31 मार्च को किस सियासी जमात को बरतरी हासिल होती है। यासिर नज़ीर, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, सेहत के बारे में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि हुकूमत टीबी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। हम सबको मिलकर अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। इस्लामाबाद में टीबी के खात्मे के लिए सेमिनार से खिताब करते हुए मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि दुनिया से हमने वादा कर रखा है कि 2030 तक इस बीमारी से जान छुड़ा लेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को टीबी से पाक करने के लिए मौसर इक़दाम यकीनी बना रहे हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि मुल्क भर में 1700 से ज़ायद इलाज के मराकज़ कायम हैं, जहां पर टीबी का मुफ्त इलाज होता है। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि पूरी कौम की कोशिशों के बायस इस बीमारी पर भी काबू पाया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे और अभी आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने रमज़ान मुबारक में सूबे के आवाम के लिए आटे पर 2.5 अरब रुपए सब्सिडी की मंजूरी दी है। काबीना का इजलास वज़ीर आला महमूद खान की सदारत में पेशावर में हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि आवाम को सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाने के लिए सूबे भर में 2800 सेल पॉइंट्स बनाए जाएंगे। इसके अलावा सूबे के तमाम अजला में 123 रमज़ान सेंटर्स और सस्ते रमज़ान बाजार भी कायम किए जाएंगे। इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने बताया कि आटे के अलावा दीगर अशिया खुनोश भी सस्ते बाजारों में रियायती नरखों पर दस्तयाब होंगी। मुआविन ख़ुसूसी ने बताया कि काबीना ने कबायली ज़िला खैबर के इलाके 13 और ज़िला चारसदा के तहसील शबकदर को सब डिवीज़न का दर्जा देने की मंजूरी दी है। काबीना ने रेस्क्यू 1122 के 4000 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की मुस्तकिली की भी मंजूरी दी। काबीना ने अगले माली साल के दौरान खरीफ की फसल के लिए काश्तकारों को 50% सब्सिडी पर खाद फराहम करने की भी मंजूरी दी है। कोयटा में वजीर सेहत बलोचिस्तान सैयद एहसान शाह की ज़ेर सदारत इजलास में सरकारी अस्पतालों में तमाम सर्विसेज की फौरी बहाली के हवाले से मौसर इक़दाम जारी रखने का फैसला किया गया। इन इक़दामात में डॉक्टर्स और तिबी अमले की मौजूदगी, ज़रूरी आलात और मशीनरी और अद्वियात की दस्तयाबी समेत दीगर सहूलतें शामिल हैं। इजलास में अस्पतालों की मौजूदा सूरत हाल और सर्विसेज की बहाली के इंतजाम का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर सेहत ने कहा कि अवाम को इलाज मुआवजा की बेहतर सहूलियात की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। सेहत के सहूलतों के हवाले से अवामी शिकायत का इजाला किया जाएगा। PTI के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने कहा है कि कौम वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ खड़ी है। अमर बिल मारूफ जलसे में सिंध से पंजाब तक हर तबके के अफराद ने शिरकत की। सेंट्रल जेल कराची के बाहर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ उठाई। अपोजिशन बंद गली के जलसों में मसरूफ़ है, लेकिन अदम एतमाद नाकाम होगी। हलीम आदिल शेख ने कहा कि हमारे साथियों के खिलाफ बनाए गए झूठे केसेस जानबूझकर लटकाए जा रहे हैं। एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के तहत जिला लोधरा के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर 50,000 रुपए से कम आमदनी वाले 70,000 अफराद को आटा, दाल, घी और पकाने के तेल की खरीदारी पर फी खानदान 1,000 रुपए की रियायत दी जा रही है। तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला डाहा। वज़ीर आज़म के एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक़ अफराद को आटा, दाल, घी और पकाने के तेल की खरीदारी पर फी खानदान 1,000 रुपए की रियायत दी जा रही है। एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के तहत जिला लोधरा और इसकी तीनों तहसीलों में यूटिलिटी स्टोर्स पर हर माह 70,000 अफराद को घी, दालों, ऑयल और आटे की खरीदारी पर 1,000 रुपए की रियायत दी जाएगी। लोधरा के 13 स्टोर्स पर तकरीबन 70,000 लोग रजिस्टर्ड हैं, जिनको माहाना 1,000 रुपए सब्सिडी दी जाती है। इस प्रोग्राम के तहत यूटिलिटी
लॉयल्टी स्टोर्स के साथ जिला भर के 1400 रजिस्टर्ड करियाना मर्चेंट से भी राशन की खरीदारी पर रियायत दी जा रही है। जिला लोधना की 70 यूनियन काउंसिल हैं और हर यूनियन काउंसिल में 20 करियाना मर्चेंट्स को राशन की खरीदारी पर रियायत के लिए रजिस्टर्ड किया गया है। एहसास राशन से मुझे डिस्काउंट मिला है, 1000 रुपये की सब्सिडी मिली है। ये वज़ीर आज़म का बहुत अच्छा इक़दाम है, हम बहुत खुश हैं, हमें रिलीफ मिला है। 50,000 से कम तनख्वाह पाने वाले सरकारी मुलाजमीन भी एहसास राशन रियायत प्रोग्राम से आटा, घी, ऑयल और दालों की खरीदारी पर हर माह 1000 रुपए की रियायत के अहल हैं। सरकारी मुलाजमीन भी आम अफराद की तरह रिटेल स्टोर्स पर गली मोहल्लों में रजिस्टर्ड शुदा करियाना स्टोर से राशन की रियायत पर खरीदारी कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आम आदमी को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। खबरें और भी हैं लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, तरक्की की बुनियाद इंसानी मेहनत होती है। मुझे इस बात पर फख्र है कि पाकिस्तान में एक ऐसी कौम आबाद है जिसके अफराद मेहनती, पुरअज़्म और बाहौसला है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اور بات کرتے ہیں کچھ موسم کے حوالے سے. آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم رات کو بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں مطلع ابر آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے. اسلام آباد، خطہ پوٹوہار، بالائی پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں موسم گرم رہنے کے علاوہ تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے. آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم رات کو بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں مطلع ابر آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے. آنے والے دنوں میں موسم کی کیا صورتحال ہے، موسم کیسا رہے گا، اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ظہیر بابر صاحب نے، ڈائریکٹر محکمہ موسمیات. ظہیر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ظہیر صاحب، حالیہ بارشوں کا یہ سلسلہ جو شروع ہونے جا رہا ہے، تو اس سے گرمی کی جو تیزی ہے، گرمی کی لہر ہے، اس میں تھوڑی کمی ہوگی. یہ بتائیے گا کہ یہ سلسلہ کب سے شروع ہوگا اور کتنے دن تک جاری رہے گا؟ جی، بارش کا تو کوئی سلسلہ سچ ایکسپیکٹڈ نہیں ہے. ملک کے زیادہ تر حصوں میں موسم خشک اور گرم ہی رہے گا، خصوصاً ملک کے میدانی علاقوں میں تو شدید گرمی رہے گی. اسی طرح سندھ اور بلوچستان کے زیادہ تر علاقوں میں بھی موسم خشک اور گرم ہے، اور کل سے کراچی کے بھی درجہ حرارت جو ہیں وہ معمول سے زیادہ ہو جائیں گے، اور مزید 2 روز تک کراچی میں جو ہے وہ گرمی کی شدت میں کافی حد تک اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آئے گا. اسی طرح پنجاب کے جو بالائی علاقے ہیں ان میں بھی موسم زیادہ خشک اور گرمی ہوگا. خیبر پختونخوا کے بھی زیادہ تر علاقوں میں موسم خشک اور گرم ہے. صرف گلگت بلتستان کے چند علاقوں میں اور وہ بھی شمالی علاقوں میں چند ایک مقامات پر بارش کا امکان ہے. ادروائز ملک کے زیادہ تر حصوں میں موسم خشک اور گرم ہی رہے گا، اور مزید آئندہ چند روز تک بھی موسم خشک اور گرم ہی رہے گا. اچھا ظہیر صاحب، یہ بتائیے گا کہ موسم کی شدت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ویسے اگر موسم کی صورتحال کی بات کریں تو مارچ میں اتنی گرمی نہیں ہوتی جتنی اس مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسم کی شدت زیادہ ہو رہی ہے. کیا آنے والے دنوں میں، خاص طور پر اگر ہم رمضان کی بات کریں، ظاہر اب رمضان آئندہ چند دنوں میں رمضان کی بھی آمد ہے، تو اس میں موسم کیسا رہے گا؟ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا ہے. مارچ جو ہے وہ انیوژلی وارم ہے، گرمی کی شدت جو ہے وہ زیادہ ہے. اس کی ایک بیسک وجہ تو یہی ہے کہ جو رین فال اسپیلز آتے ہیں، بارش کے سلسلے مارچ کے مہینے میں داخل ہوتے ہیں ملک کے زیادہ تر حصوں میں، وہ اس دفعہ بارش کا سلسلہ جو ہے وہ خاطر خواہ خاص بارش نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے دن کے درجہ حرارت کافی بڑھ گئے ہوئے ہیں اور موسم زیادہ خشک اور گرم ہے. اور آئندہ چند روز کے دوران بھی ملک کے زیادہ تر حصوں میں موسم خشک اور گرمی ہوگا. رمضان کے ابتدائی روزے جو ہیں وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ وہ گرم موسم میں ہی ہوں گے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ظہیر بابر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. تو غالباً اب یہ کہا جا سکتا ہے سمینہ کہ جو روزے بھی آ رہے ہیں یہ گرمی کے موسم میں ہی رکھنے پڑیں گے ہمیں. بالکل جی، موسم گرم ہے لیکن رمضان کا بھی آغاز ہے، تو ہم اپنے پروگرام کے اختتام پر یہی کہنا چاہیں گے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونے کو ہے، لیکن موسم کی گرمی میں اپنی صحت کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیے. اور جیسے ایاز ابھی آپ بھی بات کر رہے تھے کہ مارچ کے مہینے میں اتنا موسم جو ہے وہ گرم ہوتا نہیں ہے، لیکن اس بار چونکہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ تبدیلی ہم کہہ سکتے ہیں رونما ہوئی، تو اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیے. اور نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. ایک بریک لیں گے جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے علاقائی خبریں.